हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो जैसा कि कल हमने एंड किया था लेक्चर 8 से, तो वहीं से शुरू भी करेंगे आज लेक्चर 8 से ही। एंड आई थिंक ये लास्ट लेक्चर अभी के लिए आपका रहेगा आर्ट एंड कल्चर का। फॉर नाउ इट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ आर्ट एंड कल्चर सीरीज। तो आर्ट एंड कल्चर का ये 8वां लेक्चर है और लास्ट लेक्चर रहेगा अभी। तो इसके बाद जो चीज़ बचेगी, अगर करंट में भी कोई चीज़ रहेगी तो आप मुझे बताते रहिएगा कि सर ये चीज़ छूट गई है या कोई चीज़ रह गई है, तो अपन उसको अगले किसी पार्ट में अलग से लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं जो चीज़ बताऊंगा आपको करंट में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी, मतलब आपको मज़ा आने वाला है। जब टाइटल सुनते ही आपको मज़ा आ जाएगा, है ना, तो उसकी गारंटी है मेरे को। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की सारी स्कीम्स अपन कर लेते हैं आज। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की सारी स्कीम्स कर लेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड स्कीम्स हैं। ओके, कल्चर स्कीम्स, है ना। तो यहाँ से करंट का आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर हो जाएगा और स्कीम्स का भी हमारा थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। सबसे पहली जो स्कीम हम आज कवर करने वाले हैं, इसके पहले अगर मैं आपको क्विक रिवीजन बहुत क्विक दूं, तो मैंने करंट के आपको लगभग करंट के अभी तक जितने भी फैक्ट्स थे वो बताए। जो भी मुझे लगा कि जीआई टैग किसको मिला है रिसेंटली, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे जो न्यूज़ में रहे हैं, या हिस्ट्री के कौन से फिगर्स न्यूज़ में रहे हैं, चाहे वो रंजीत सिंह हो, चाहे वो तिरुवल्लुवर हो, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। स्टैटिक में हमने सारे केव आर्किटेक्चर के बारे में देखा, जितनी भी केव्स थी मैंने सारे बताए आपको। देन अमरावती गांधार, देन आपका मथुरा, आपका सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट भी हमने देखा। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, टेम्पल आर्किटेक्चर भी हमने देखा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी। करंट के सारे फैक्ट्स आपको देखे ही हैं हमने, जो भी रहा हो, चाहे वो जीआई टैग से रहा हो, चाहे वो संगीत नाटक एकेडमी, ललित कला एकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा और हमने क्या चीज़ें देखी, इसके अलावा हमने जो भी चाहे वो फोक डांसेस हों उनके बारे में देखा, उनकी पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी थी। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट आपको दे दी थी, जो भी जैसे रहा हो। या जो भी न्यू ईयर के कल मैंने आपको नाम बताए थे, जितने भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं अलग अलग न्यू ईयर के नामे से जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो इन 8 लेक्चरों में काफ़ी डिटेल हमने कवर कर ली आर्ट एंड कल्चर की। स्टैटिक का भी कवर किया है। आज भी मैं 1-2 टॉपिक स्टैटिक के और कवर करूंगा, जो कि कल किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में कहा था कि सिखिज्म के बारे में सर आप थोड़ा बताइएगा। तो मुझे भी लगा कि 550th बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक देव की थी, तो हो सकता है सिखिज्म पे आपके क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए मैं आज आपको सिखिज्म भी बताऊंगा, कल्चर की स्कीम्स के साथ ही बताऊंगा। और अगर हो सका तो मैं इसको डेमो लेक्चर के रूप में भी डाल दूंगा, डेमो 2 के नाम से। एक डेमो हमने डाला था, डेमो 2 के नाम से इसको डाल देंगे ना, ताकि जो लोग इस सीरीज में नहीं है, अगर वो चाहें तो वो भी इसका हिस्सा बन जाए, अगर वो लोग को पसंद आता है तो। ठीक है, तो अपन जैसे नॉर्मल करते वैसे ही करेंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है। जो पहली स्कीम आज हम देखेंगे वह है सेवा भोज योजना। तो सबसे पहली स्कीम जो है न्यूज़ में उठी, सेवा भोज योजना। तो ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, मैंने कई बार आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में बताया है। जब अपन स्कीम्स में आएंगे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अभी के लिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में मुझे डिफरेंस बताइएगा क्या होता है कमेंट सेक्शन में। तो सेवा भोज योजना जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखिएगा। इसमें ये कहा जाता है कि जो सेंट्रल, जैसे आपको पता है कि जब इंटर स्टेट ट्रांसफर गुड्स का होता है तो एक IGST लगता है ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, जिसमें एक हिस्सा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लगता है। तो सेवा भोज जो योजना है उसके अंतर्गत क्या बोला जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है IGST का, शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो पे किया जाता है बाय चैरिटेबल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। अगर चैरिटेबल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर चैरिटेबल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अगर कोई भी IGST पे कर रहा है फॉर द परचेज ऑफ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स, अगर रॉ मटेरियल्स के परचेज के लिए कुछ भी IGST पे कर रहा है तो कोई भी चैरिटेबल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, रीइंबर्स कर देगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी शेयर रहेगा वो रीइंबर्स कर दिया जाएगा टू दैट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है सेवा भोज योजना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। IGST जो भी कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अगर पे कर रहा है फॉर द परचेज ऑफ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स के परचेज के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर रीइंबर्स कर देगा सेवा भोज योजना के
तहत। अब बेसिकली इस स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या मोटो है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन आ गया है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में, फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करना, ठीक है ना, पर फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करना। ये कौन कौन एलिजिबल, जैसे कि टेम्पल हो गए, गुरुद्वाराज हो गए, लंगर कराते हैं गुरुद्वाराज, ठीक है, फिर आपके मॉस्क्स हो गए, ठीक है, फिर इसमें आपके धार्मिक आश्रम्स हो गए, ठीक है, या फिर आपका चर्च हो गया, इस तरीके की चीज़। अगर ये कोई भी टेम्पल, मॉस्क, धार्मिक आश्रम, गुरुद्वारा, चर्चेज या मठ, मोनेस्ट्रीज, कुछ भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर कि फाइनेंशियली, यहाँ पर कि आप रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं खाने के लिए या लंगर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो जो भी IGST में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा वो रीइंबर्स कर दिया जाएगा सेवा भोज योजना के तहत। तो दिस वॉज द फर्स्ट स्कीम विच वॉज इन न्यूज़। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा था स्कीम, मैंने बताया है वैसे ऑलरेडी, स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल हेरिटेज, स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल हेरिटेज एंड डाइवर्स ट्रेडिशनल कल्चर, एंड डाइवर्स ट्रेडिशनल कल्चर। तो ये है स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल हेरिटेज एंड डाइवर्स ट्रेडिशनल कल्चर। ये 2018 की स्कीम है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू द संगीत नाटक अकेडमी। याद रखिएगा, संगीत नाटक अकेडमी के थ्रू ये बेसिकली इम्प्लीमेंट की जाती है। और इसमें वही है कि जो इंटेंजिबल नेशनल हेरिटेज है उनको, जो डाइवर्स कल्चर ट्रेडिशन है इंडिया का, उसको सेफगार्ड करने के लिए 2018 में संगीत नाटक एकेडमी के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। दिस इज द सेकंड स्कीम विच वाज इन न्यूज़। तीसरी जो स्कीम है वो है जूनियर हेरिटेज मिस्त्री स्कीम। मिस्त्री आप सब जानते हो, मेसन को कहते हैं, ओके। तो जूनियर हेरिटेज मिस्त्री स्कीम। अब ये जो स्कीम है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, सेंट्रल हेरिटेज मेसन प्रोग्राम चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल हेरिटेज मेसन प्रोग्राम चलता है, उसी के अंतर्गत ये आपकी जूनियर हेरिटेज मिस्त्री स्कीम है। एंड ये राजस्थान इज द फर्स्ट पायलट स्टेट। राजस्थान इज द फर्स्ट पायलट स्टेट, ओके। तो पायलट का मतलब वैसे फर्स्ट ही होता है, तो पायलट स्टेट है। गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस ट्रेनिंग यूथ, स्टार्टेड दिस एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यूथ। ट्रेनिंग यूथ इन कहाँ में? मिस्त्रीगिरी में, यानी कि मेसनरी में, ठीक है ना। तो जूनियर हेरिटेज मिस्त्री स्कीम है, ये सेंट्रल हेरिटेज मेसन प्रोग्राम के अंतर्गत है। राजस्थान पायलट स्टेट है जहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है। और ये इसमें यूथ को बेसिकली ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया गया है। जो भी मेसनरी का काम है उसके रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है ये भी आप याद रख सकते हैं। दिस इज अनदर थिंग। देन नेक्स्ट इज फोर्थ इज इम्पॉर्टेंट, प्रोजेक्ट मौसम। प्रोजेक्ट मौसम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका, है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब ये इम्प्लीमेंट होगा टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विद सपोर्ट, किसके द्वारा सपोर्ट लेंगे? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जिसको हम इग्नका बोलते हैं, इग्नका, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड नेशनल म्यूजियम प्लस नेशनल म्यूजियम। तो याद रखिएगा ये स्कीम प्रोजेक्ट मौसम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम है। इम्प्लीमेंट होगी बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विद सपोर्ट फ्रॉम इगनका, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और नेशनल म्यूजियम, इनकी एसोसिएट्स की मदद से ये स्कीम चालू रहेगी प्रोजेक्ट मौसम की। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब प्रोजेक्ट मौसम बेसिकली स्कीम किस लिए है बता देता हूँ आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट मौसम बेसिकली है आपके जितने भी इंडियन ओशियन वर्ल्ड है, इंडियन ओशियन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ पे हमारे
रिलेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए, जो इंडियन ओशन रीजन में हमारे रिलेशंस हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, टू प्रमोट रिसर्च ऑन थीम्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ मैरीटाइम रूट। तो मैरीटाइम रूट के रिगार्डिंग रिसर्च प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए, इंडियन ओशियन का जो मल्टी फेसेटेड वर्ल्ड है उसमें हमारे रिलेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए, रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, काहे में रिसर्च को रिलेटेड टू द मैरीटाइम रूट के रिगार्डिंग रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मौसम स्टार्ट किया गया। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, आप इसको याद रख सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंस्क्राइब प्लेसेस एंड साइट्स आइडेंटिकल, टू इंस्क्राइब places and sites identified under project मौसम for UNESCO। तो जो भी साइट्स इसके अंदर प्रोजेक्ट मौसम के अंदर मिलेगी उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत इंक्लूड करवाने का भी एक एम इसके अंदर है। तो ये हम प्रोजेक्ट मौसम के बारे में हमने देख लिया, क्या क्या चीज़ें कि इंडियन ओशन वर्ल्ड में जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पे हमारे रिलेशंस को एक्सप्लोर करना, मैरीटाइम में रिसर्च को आगे बढ़ाना, और जो भी साइट्स इस प्रोजेक्ट के अंदर लिए जाएंगे उनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड करवाना, ये भी इसका बहुत बड़ा एक एम है, आप इसको याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि बजट में क्या अनाउंसमेंट किया गया था फॉर आर्ट एंड कल्चर। बजट में क्या अनाउंसमेंट किया गया रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर। तो मज़ा आ रहा है ना, देखो आपको समझ में आना चाहिए। इन लेक्चर्स के बाद आपसे करंट का कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। स्टैटिक भी मैंने बताया है और कोशिश रहेगी कि आपको बताते रहें आगे भी सब्जेक्ट्स में, लेकिन आपकी डिमांड जायज़ नहीं रहती कि आप आर्ट स्टैटिक भी कराओ, क्योंकि स्टैटिक के लिए भी टाइम नहीं है। फिर आपको 2 महीने में जितना भी हो सकेगा हम स्टैटिक नहीं करा सकते ना, ऐसे उनका अलग से कुछ रहता है। तो बजट में देखो तो सबसे पहले बजट में एक अनाउंसमेंट किया गया टू सेट अप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन। तो सेटअप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन विद स्टेटस ऑफ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह सेटअप की जाएगी अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन को स्टार्ट करने की बात की जा रही है, विच विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सेकंड है सेटिंग अप ऑफ अ ट्राइबल म्यूजियम इन रांची झारखंड। ओके, तो झारखंड रांची में एक ट्राइबल म्यूजियम सेटअप करना, ये भी किया गया। और 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड जिनका कि डेवलपमेंट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पहली है रखी गढ़ी, जो कि लार्जेस्ट हड़प्पन इंडियन साइट है। लार्जेस्ट हड़प्पन इंडियन साइट, लार्जेस्ट हड़प्पन नहीं है, इंडिया की लार्जेस्ट है। रखीगढ़ी आपका हरियाणा वाले रीजन में है। दूसरी है हस्तिनापुर, जो कि आपका यूपी में है। देन आपकी शिव सागर असम में है। देन आपका धौलावीरा गुजरात में है। देन आपका आदि चन्नालूर ये आपका तमिलनाडु में है। तो दीज आर द 5 साइट्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री, जो कि इस बार बजट में अनाउंस किया गया कि इनका रजिस्ट्रेशन रखीगढ़ी हरियाणा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिव सागर असम। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पता भी नहीं रहा होगा। शिव सागर असम, धौलावीरा गुजरात एंड आदि चन्नालूर तमिलनाडु। तो इट्स सेटिंग अप ऑफ इंडियन हेरिटेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन, ये पहला। दूसरा हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। देन हमने ट्राइबल म्यूजियम रांची झारखंड में देखा। देन हमने 5 साइट्स के बारे में पढ़ा, जिनमें से हस्तिनापुर आपकी आ गई, रखीगढ़ी आपकी आ गई, शिव सागर असम में आ गई, देन धौलावीरा गुजरात में और आदि चन्नालूर तमिलनाडु की साइट है, ये भी इंक्लूड की जाएगी। तो ये बजट के कुछ अनाउंसमेंट थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के रिगार्डिंग किए गए थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या किया गया वो भी बता दें दो, है ना। तो
दिस वी हैव डन, दिस वी हैव डन। ओके, बजट अनाउंसमेंट्स वी हैव डन। तो इस तरीके से थोड़ा सा नोट्स मैं भी बना लेता हूँ कि कोई चीज़ छूटे ना आपके लिए, जो भी है। एक और अनाउंसमेंट किया गया कि ओल्ड मिंट बिल्डिंग जो कोलकाता में है, लास्ट पॉइंट है, ओल्ड मिंट बिल्डिंग। कहाँ पर ओल्ड मिंट बिल्डिंग? ये कोलकाता में है। ओके, कोलकाता में है। तो यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया जाएगा, अ म्यूजियम ऑन न्यूमिज्मेटिक्स। ये न्यूमिज्मेटिक्स मतलब कॉइन्स की आर्ट है, कॉइल्स की नहीं, कॉइन्स की, सॉरी। ओके, तो न्यूमिज्मेटिक्स इज द आर्ट ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की, है ना। तो न्यूमिज्मेटिक्स का म्यूजियम ओल्ड मिंट बिल्डिंग जो कलकत्ता में है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, वहाँ पे लोकेट किया जाएगा, ठीक है ना। सो दीज वर द स्कीम्स जिसमें हमने स्कीम्स देखी एंड बजट के अनाउंसमेंट्स देख लिए रिगार्डिंग द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हमने स्कीम्स एंड बजट के अनाउंसमेंट्स भी देख लिए। अब मैं एक कुछ सेपरेट टॉपिक है, जैसे कि फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कौन कौन सी मोनेस्ट्रीज हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज है, जैसे कि हेमिश मोनेस्ट्री आपकी लद्दाख में है। हेमिश मोनेस्ट्री कहाँ पर है? लद्दाख में। टैबो मोनेस्ट्री कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो हेमिश मोनेस्ट्री लद्दाख में, टैबो मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश में। देन थिक्से मोनेस्ट्री आपकी हिमाचल प्रदेश, सॉरी लद्दाख में। थिक्से अगेन इन लद्दाख। ओके, देन आपका तवांग इम्पॉर्टेंट है, चाइना क्लेम करता है इसको, तो ये आपका अरुणाचल में है। देन आपकी घूम मोनेस्ट्री, GHUM, ये आपकी वेस्ट बंगाल में। और छठवीं काई गोम्पा मोनेस्ट्री, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में। तो एक बार रिपीट करते हैं, हेमिश मोनेस्ट्री लद्दाख में, टैबो मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश में, थिक्से मोनेस्ट्री लद्दाख में, तवांग अरुणाचल प्रदेश में, घूम मोनेस्ट्री वेस्ट बंगाल में है, काई गोम्पा मोनेस्ट्री आपकी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई है, कुछ और हैं इंपॉर्टेंट, उनके भी नाम देख लो, है ना। जब बता ही रहे हैं तो अपन सारे के नाम बता दें आपको, ताकि कभी कन्फ्यूज़न ना हो और क्वेश्चन आए तो बन जाए। 2 मोनेस्ट्री सिक्किम की हैं, उनमें से एक है आपकी रुमटेक मोनेस्ट्री, काफ़ी फेमस है, रुमटेक मोनेस्ट्री। दूसरी है आपकी लिंगडम मोनेस्ट्री। तो रुमटेक और लिंगडम जो मोनेस्ट्रीज हैं ये आपकी सिक्किम में है। देन आपकी अलची गोम्पा मोनेस्ट्री है, अलची गोम्पा मोनेस्ट्री, ये आपकी अलची लेह में आती है, अलची इन द लेह डिस्ट्रिक्ट में आती है, याद रखिएगा। देन आपकी शंकर मोनेस्ट्री है, वो भी लेह लद्दाख में आती है, इसी में आपकी शंकर भी आती है, शंकर भी आपकी लेह लद्दाख में आती है। देन मैथो मोनेस्ट्री ये इंडस रिवर के पास आती है, मैथो मोनेस्ट्री। मैथो का भी रिमूव कर दो, ठीक है, मैथो का दिमाग में मत डालो। नाको मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, नाको हिमाचल प्रदेश में आती है। तो ये आपकी सिक्किम की होगी रुमटेक और लिंगडम, नाको हो गई हिमाचल प्रदेश की, अलची गोम्पा मोनेस्ट्री आपकी अलची लेह में आ गई, ठीक है ना। तो ये आपको मोनेस्ट्रीज के नाम भी याद रखने जो मैंने बता दिए, इन मोनेस्ट्रीज के नाम दिमाग में बिठाल करके रखना। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस मोनेस्ट्रीज जिनके बारे में यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, इनफैक्ट पूछा भी हुआ एक साल, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया आपके लिए, ठीक है। इसको याद रखना, दिमाग में अपने बैठाल के रखना, ठीक है। आगे है एक केव छूट गई थी हमसे जब हमने केव्स पढ़ाए थे, तो बराबर केव्स या बराबर हिल्स याद रखिएगा, यहाँ पे बराबर केव बराबर हिल्स, ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स हैं, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स हैं। ये बेसिकली अशोका द्वारा दिए गए थे, किसको? डेडिकेटेड टू आजीविका सेक्ट। आना से पूछे किसके द्वारा दिए गए, तो अशोका द्वारा दिए गए टू द आजीविका सेक्ट। अब ये आते हैं बराबर एंड नागार्जुनी हिल्स में,
इनको बराबर और नागार्जुनी हिल्स भी दोनों रीजन में आते हैं, कभी कभी इंटरडिपेंडेंट इसका यूज़ भी किया जाता है। अब इसके अंदर 4 केव्स आती हैं, 4 इंपॉर्टेंट केव्स आर देयर जो कि इसके अंदर आती हैं। पहली है आपकी करण चौपर केव, दूसरी आपकी लोमस ऋषि केव सबसे फेमस ये है, तीसरा आपका सुदामा केव्स, और चौथी है विश्वकर्मा केव्स। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा कि बराबर हिल्स केव्स जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है। यहाँ पे आपको एक फिगर और मिलेगा धौली का एलिफेंट, धौली एलिफेंट बहुत पुराना है। ओके, धौली एलिफेंट बहुत पुराना है, ठीक है ना, तो इसी के टाइम का है, बहुत पुराना है धौली एलिफेंट। और आपको 4 केव्स मिलेंगे इसमें, करण चौपर, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्वकर्मा, ये आपको 4 केव्स मिलेंगे। और इसी को कई बार नागार्जुनी भी कहा जाता है, नागार्जुनी बराबर हिल्स, ये भी नाम याद रखना, ये नाम याद रखोगे तो दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपके बराबर केव्स के बारे में आ गया, इनके बारे में याद रखें। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है ये, है ना। धौली भी रॉक कट एलिफेंट ही है, एक तरीके से बहुत पुराना है। रॉक कट एलिफेंट ऑफ धौली भी बहुत पुराना है, इसी टाइम पीरियड का है। ठीक है ना, अशोका बुद्धिज़्म ये वाला टाइम पीरियड जो अशोका वाला टाइम पीरियड, धौली का भी उसी टाइम का है। ठीक है ना। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलर्स हैं, जैसे कि एक है लौरिया, नंदनगढ़, ठीक है, बसारा बखीरा अगर आपसे पूछे कि क्या है तो ये इंपॉर्टेंट पिलर है जो कि है। देन रमपुरवा, यहाँ पे बेसिकली कहना चाहिए कि कैपिटल, जैसे लॉइन कैपिटल होता है ना, ऐसे अलग अलग कैपिटल्स का यूज़ होता है इन सब पिलर्स में, तो ये वो पिलर्स के एग्जांपल है जहाँ पे अलग अलग कैपिटल्स का यूज़ हुआ है। तो लौरिया, नंदनगढ़, बसारा बखीरा हो गया, रमपुरवा हो गया, सनकिशा भी हो गया, एक सनकिशा भी है। ठीक है ना, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट वो हो गए जिनमें कि आपको पिलर्स मिलेंगे, लॉइन कैपिटल या ये सब चीज़ें मिलेंगे, अलग अलग कैपिटल मिलेंगे। तो संकिशा, रमपुरवा और बसारा बखीरा और लौरिया, नंदनगढ़। तो ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है जो मैंने चीज़ें बताई। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर्स जो कि उस टाइम के हैं, बुद्धिस्ट पिलर्स हैं, और यहाँ पे सब में कैपिटल आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, मॉडर्न टाइम के बेसिकली कहना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा सिखिज्म के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो इस बार 550th बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव की। तो गुरु नानक देव की कहना चाहिए कि 550th बर्थ एनिवर्सरी थी। 1469 में इनका बर्थ माना जाता है। तो अगर आप 550 कर देंगे तो आपको 2019 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2019 550th था, 1469 से गुरु नानक देव की अगर आप मानो तो बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है ना, तो 550th बर्थ एनिवर्सरी याद रखिएगा। अब इसमें आपको चीज़ याद रखनी है कि अभी करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही थी ना, करतारपुर साहिब, तो इसकी दोनों पॉइंट्स जरूर याद रखना। करतारपुर कॉरिडोर साहिब का पहला पॉइंट है डेरा बाबा नानक श्राइन। अब आपकी डेरा बाबा नानक श्राइन कहाँ पर है? तो ये इंडिया के पंजाब में है, इंडियन पंजाब, डेरा बाबा नानक साहिब। दूसरा जो पॉइंट है वो है दरबार साहिब। दरबार साहिब नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में आता है, पाकिस्तान में। नरोवाल पाकिस्तान में आता है। ठीक है ना, याद रखिएगा करतारपुर साहिब दो पॉइंट्स को जोड़ता है, डेरा बाबा नानक श्राइन जो कि इंडिया के पंजाब में आता है और दरबार साहिब जो कि नरोवाल पाकिस्तान में आता है। ठीक है ना, तो ये आपको करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में भी इतना पता होना चाहिए कि कौन से दो पॉइंट्स हैं, डेरा बाबा नानक और दरबार साहिब। ठीक है ना, ये दो पॉइंट याद रखेगा। सिख का मतलब होता है, जो ये सिख वर्ड होता है इसका मतलब होता है डिसाइपल, इसका मतलब होता है डिसाइपल, फॉलोअर। ठीक है ना, एंड दे बिलीव इन वन गॉड, इसीलिए इनके गानों में एक गाना रहता है एक ओमकार। एक ओमकार बोलते हैं ना, गाना आता है, तो एक ओमकार वही होता है कि वन गॉड में बिलीव करते हैं ये। एंड
ये गुरमत में भरोसा रखते हैं। गुरमत, गुरमत मतलब गुरुज वे, गुरु की जो गुरु का रास्ता है उसको फॉलो करने की बात कहते हैं। इसमें जो सैक्रेड स्क्रिप्चर है वह गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब इज द सैक्रेड स्क्रिप्चर, जिसको कि आदि ग्रंथ भी कहा जाता है इनके द्वारा, आदि ग्रंथ भी ये कहते हैं इसको। तो ये इसके कुछ बेसिक टेनेट्स हो गए, जो सिखिज्म के बेसिक टेनेट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। गुरमत क्या होता है बता दिया, दे बिलीव इन वन गॉड बता दिया, डिसाइपल सिख का मतलब होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आगे अभी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इस सिखिज्म में, तैयार रहिए उस चीज़ों के लिए, ठीक है ना। अब सिखिज्म जो है वो 5th गुरु के टाइम पीरियड से स्टार्ट हो गया था बेसिकली, उस समय अच्छी खासा तरीके से, जैसे जिसमें 5th गुरु थे अर्जन देव थे। तो 5th गुरु अर्जन देव थे, उस समय से सिखिज्म आपका काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया था, मतलब काफ़ी उसमें आ गया था, ठीक है ना। अब ये एक और चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि सोल गोज थ्रू साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो मतलब कि ये रीबर्थ में भरोसा करते हैं, कि कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग बनने से पहले आपको कई बार जीना, कई बार मरना पड़ा है, और आपका जो अल्टीमेट एम होता है वो होता है टू मर्ज विद गॉड, टू मर्ज विद द सुप्रीम के साथ अगर आप मर्ज जाओ तो वही आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर गॉड एवरी टाइम, रिमेंबर गॉड एवरी टाइम। अब इसको ये लोग बोलते हैं सिमरन, सिमरन कर रहे हैं ना, सिमरन करते बोलते हैं सिमरन, हम इसको बोलते हैं स्मरण, स्मरण करते रहें, सिमरन बोलते हैं पंजाब में। सिख वाले जो बोलेंगे सिमरन, जो चीज़ होती है ना, सिमरन का मतलब यही होता है यू हैव टू रिमेंबर द गॉड एवरी टाइम, हर समय आपको भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर द गॉड एवरी टाइम, ठीक है ना, सिमरन या स्मरण बोलते हैं। दे कंडेम द रिचुअल्स, जो मतलब कि अनसाइंटिफिक रिचुअल्स उनको कंडेम करते हैं, जैसे कि फास्टिंग, ये फास्टिंग और इन सब में भरोसा नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो फास्टिंग में भरोसा नहीं रखते हैं, इस तरह के रिचुअल्स को ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं कि खालसा, जिसमें फाइटर वॉरियर क्लैन है, उसकी स्टैब्लिशमेंट की थी गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट की था। ये 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु। एक क्वेश्चन तो इस बार ये भी आ सकता है कि कौन से गुरु कौन से नंबर के गुरु हैं, ऑर्डर में लगाइए, मैच द कॉलम करिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 10 गुरु जो थे वो मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। इसमें 4 रिचुअल्स मेन है सिखिज्म में, 4 रिचुअल्स आर देयर। पहला है बर्थ एंड नेमिंग, दूसरा है आनंद कारज, आनंद कारज यानी कि मैरिज, आनंद कारज यानी मैरिज। फिर तीसरा है अमृत संस्कार, अमृत संस्कार मतलब कि जब आप खालसा में आपको एंट्री मिल जाती है, खालसा। देन चौथा है आपका फ्यूनरल, मृत्यु के बाद। तो बर्थ, नेमिंग, आनंद कारज मैरिज, अमृत संस्कार खालसा, और फ्यूनरल आपका फाइनल। तो 4 ये रिचुअल्स हो गए जो कि सिखिज्म के मेन रिचुअल्स हैं, वो 4 रिचुअल्स भी हो गए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर मूव करें तो अब मैं आपको इनके 10 गुरुज, हायरार्की नहीं, क्रोनोलॉजी बताता हूँ, ठीक है। एक बार क्रोनोलॉजी देख लो, पूछ सकता है। तो पहले जो गुरु थे वो थे गुरु नानक, सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक। दूसरे थे गुरु अंगद, दूसरे थे गुरु अंगद। तीसरे थे गुरु अमरदास, तीसरे थे गुरु अमरदास। चौथे थे गुरु रामदास। 5वें थे गुरु अर्जन देव जी। 6वें थे गुरु हर गोविंद जी। 7वें थे गुरु हर राय जी। 8वें थे गुरु हरि किशन जी। 9वें थे गुरु तेग बहादुर जी। और 10वें थे गुरु
गोविंद सिंह जी, ठीक है ना। ये 10 गुरु को ऑर्डर याद रखना, गुरु नानक पहले, गुरु अंगद दूसरे, गुरु अमरदास तीसरे, गुरु रामदास चौथे, गुरु अर्जन देव पांचवें, गुरु हरगोविंद छठवें, गुरु हर राय सतवें, गुरु हरिकिशन आठवें, गुरु तेग बहादुर नौवें और गुरु गोविंद 10वें। याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सारे जरूर याद रखना है ना। और गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर को बहुत टॉर्चर भी किया गया मुगलों द्वारा, बहुत टॉर्चर किया गया और इनको मारा भी गया था, ठीक है ना। ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा इनके अलावा 5 तख्त हैं, 5 तख्त आर देयर, 5 तख्त माने आते हैं। पहला है आपका अकाल तख्त साहिब, अकाल तख्त साहिब। अब अकाल तख्त साहिब जो है आपका वो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल जो है ना उसका हिस्सा है। अकाल तख्त आपका अमृतसर के गोल्डन टेम्पल का हिस्सा है। एंड ये जो आपका अकाल तख्त है इसको हरगोविंद जी ने बनवाया था। हरगोविंद जो छठवें गुरु थे ना, हरगोविंद, उन्होंने अकाल तख्त साहिब बनाया था। अगर आपसे कोई पूछा अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था तो हरगोविंद जी ने अकाल तख्त पहला है ये। दूसरा जो आपका वो है तख्त श्री केशगढ़ साहिब, तख्त श्री केशगढ़ साहिब। तख्त श्री केशगढ़ साहिब जो है वो आनंदपुर साहिब पंजाब में है, आनंदपुर साहिब पंजाब में है। एंड ये यहाँ पे बर्थ ऑफ खालसा माना जाता है, बर्थ ऑफ खालसा। गुरु गोविंद सिंह जी ने जिसको खालसा स्टार्ट किया तो तख्त श्री केशगढ़ साहिब में स्टार्ट किया आ जाता है। देन चौथा है तख्त श्री तख्त श्री दमदमा। तो नहीं, मैं क्या लिखता हूँ मुझे भी नहीं समझ आता कभी। तख्त श्री दमदमा ये जो है ये तलवंडी भटिंडा में है, तलवंडी भटिंडा में है। फिर चौथा है आपका तख्त श्री पटना साहिब, तख्त श्री पटना साहिब। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, बॉर्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म। और पांचवा है आपका तख्त श्री हुजूर साहिब, तख्त श्री हुजूर साहिब आपका नांदेड़ महाराष्ट्र में है, नांदेड़ महाराष्ट्र में। तो ये 5 हो गए तख्त श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर गोल्डन टेम्पल कैसा है, इसको हरगोविंद सिंह जी ने बनवाया था। तख्त श्री केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब पंजाब में है, बर्थ ऑफ खालसा कहते हैं इसको। तख्त श्री दमदमा ये आपका तलवंडी भटिंडा में है। तख्त श्री पटना साहिब यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ये पटना में है। एंड आपका तख्त श्री हुजूर साहिब जो कि नांदेड़ महाराष्ट्र में है। ये 5 इंपॉर्टेंट तख्त हो गए जो कि सिखिज्म से रिलेटेड है। इनके सबके जगहें और मैंने वो बता दिया आपको, और 10 गुरुओं के वो नाम बता दिए, ऑर्डर बता दिया, जो कि मेन क्वेश्चन मुझे लग रहा है यहीं कहीं से आएगा आपको, है ना। इसके अलावा कुछ और जगह जैसे ननकाना साहिब क्या है, व्हाट इज दिस ननकाना साहिब। तो ननकाना साहिब आपका पाकिस्तान में है, जो कि बर्थ प्लेस है गुरु नानक का, बर्थ प्लेस है गुरु नानक का, ननकाना साहिब, ठीक है ना। ननकाना साहिब बर्थ प्लेस है गुरु नानक का। देन आपका गुरुद्वारा दरबार साहिब, जहाँ पे हमने देखा ना कि करतारपुर कॉरिडोर का एक पॉइंट गुरुद्वारा दरबार साहिब पाकिस्तान में है, नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये करतारपुर पाकिस्तान में है बेसिकली। और ये 18 साल जो लास्ट के 18 साल थे गुरु नानक जी ने वो यहीं बिताए थे। तो गुरु नानक जी ने जो लास्ट के अपने 18 साल थे वो यहीं पे बिताए थे। ये पॉइंट से आपको याद रखना है। तो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि सिखिज्म से रिलेटेड है। और इसके पहले हमने क्या जी का देखा, इसके पहले हमने सारे फैक्ट्स देखे, जितनी भी स्कीम्स देखी जो भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की थी। उसके अलावा हमने बजट अनाउंसमेंट देखा, कुछ आजीविका सेक्टर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स और कुछ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज थी जिनके बारे में बताना था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। तो अभी हम आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ को इस बार अभी 8 लेक्चर में अभी रोकते हैं। सो इसका दी एंड कर देते हैं हम आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ का, है ना। तो 8 लेक्चर हमने बनाए,
ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, हो सकता है कुछ अभी छूटी रह गई हो, तो उसमें रिसर्च हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि अपन इसको छोड़ेंगे। जब अगला सब्जेक्ट चल रहा होगा तो रिसर्च इस पर जारी रहेगी। 8 लेक्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई पार्ट रह गया है तो आप भी मुझे कमेंट करके या ईमेल में आप भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर ये कुछ टॉपिक्स रह गए, तो हम कंपाइल कर लेंगे और उन टॉपिक्स को भी आप अपने से भी थोड़ा बहुत, अगर आपको कोई टॉपिक मिलता है तो मुझे बताइए ज़रूर, और कोई चीज़ रहेगी तो अपन उसको कंप्लीट करेंगे। कल से जो सीरीज में स्टार्ट करने का सोचा, चलो आपके वोटिंग पे लेते हैं, आप क्या कौन सी सीरीज स्टार्ट करवाना चाहते हो इसके बाद। आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट का तो अपने चलो दी एंड कर दिया अभी, मान लो इसके बाद आप अभी क्या स्टार्ट कराना चाहते हो। कोई भी टॉपिक अगर बचा हुआ है ना, रिमेनिंग हम एक लेक्चर और बना देंगे आर्ट एंड कल्चर का, टेंशन मत लेना। एक लेक्चर अभी और बनेगा जिसमें हम सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे वैसे, पर वो अभी नहीं, पहले हमारा एम है कि हम सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें। तो आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, एक है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और दूसरा आपका साइंस एंड टेक। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन दोनों में से आप क्या स्टार्ट करवाना चाहते हो, इकोलॉजी इन्वायरमेंट करवाना चाहते हो कि साइंस एंड टेक करवाना चाहते हो। जो आज आप बोल दोगे कल से हम उसी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। दिस इज द टास्क फॉर यू, एटलीस्ट कमेंट में सेक्शन में मुझे ये बता देना, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आर्ट एंड कल्चर सीरीज को अभी एंड करते हैं। जितनी चीज़ें थी वो ओवर हो गई हैं। 8 लेक्चर ये थे और एक हमने डेमो लेक्चर में थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर कवर किया, तो मतलब 8.5 से 9 लेक्चर हमने लिए हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। और अब हम इसमें स्टैटिक थोड़ा ज़्यादा था आर्ट एंड कल्चर में, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक से बना हुआ है। आर्ट एंड कल्चर में स्टैटिक ज़्यादा रहता है और कुछ चीज़ें स्टैटिक की भी हम नहीं ले पाए स्टैटिक, क्योंकि हमारा टारगेट नहीं था। हमारा टारगेट था करंट अफेयर्स जो भी न्यूज़ में थे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड मुझे बताइए कि और क्या आप सीखना चाहते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो। तब तक के थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।